नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे मुद्दा, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। बीजेपी को एक बार फिर दाग अच्छे लगने लगे हैं। मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार की नई कैबिनेट में दागी मंत्रियों की भरमार है। एडीए की रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टर मोहन यादव कैबिनेट के 39 मंत्रियों और आपको बता दें कि 39% मंत्रियों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। इन दागी मंत्रियों को कैबिनेट में जगह देने पर अभी भले ही सवाल उठ रहे हों, लेकिन चुनाव में 28% दागियों को टिकट दिए गए थे। ऐसे में जीतने पर इनाम के तौर पर मंत्री पद दिया जाना तय ही था। बाहुबली के पास पैसा रहता है और बाहुबली इससे पहले जीतने में निश्चय ही मदद मिलती है और ऐसे में बात किसी भी राजनीतिक दल के साथ छुपी हुई नहीं है। तभी तो मध्य प्रदेश चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस दोनों दलों ने दागियों पर दांव लगाए थे। इतिहास के पन्ने पलटे तो हर दल ने दागियों को बढ़ावा देने की कोशिश की है। आज कानूनन उम्मीदवारों को अपने आपराधिक रिकॉर्ड सार्वजनिक करने होते हैं और आपराधिक मामले दर्ज होने पर एमपी एमएलए कोर्ट में केस भी फास्ट ट्रैक पर चलता है। लेकिन तमाम कानूनी पहल को धता बताते हुए राजनीतिक दल अपनी चला रहे हैं और दागियों को गले लगा रहे हैं। आज मध्य प्रदेश के संदर्भ में हम दागियों को मंत्री पद देने की मजबूरियों पर ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस दोनों से जवाब लेंगे। इस विषय पर तफसील से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव कैबिनेट के 31 में से 12 मंत्रियों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं, यानी कि 39% मंत्री दागी हैं। इसकी जानकारी मंत्रियों ने खुद चुनाव के वक्त शपथ पत्र में दी थी। मंत्रियों में से 3 पर गंभीर आपराधिक धाराओं में केस दर्ज है। चुनाव होने से पहले एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 में कुल 2534 उम्मीदवारों में से 475 यानी कि 19% उम्मीदवारों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। चुनाव से पहले की स्थिति देखें तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने दागी उम्मीदवारों पर दांव लगाए थे। कांग्रेस के 230 उम्मीदवारों में से 121 यानी कि 53% ने अपने हलफनामे में आपराधिक मामले दर्ज होने का जिक्र किया। वहीं 61 ने गंभीर आपराधिक मामले दर्ज होने की बात मानी। बीजेपी के 230 उम्मीदवारों में से 65 या 28% ने खुद ही अपने खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों को स्वीकार किया। वहीं 23 उम्मीदवार यानी कि 10% ने अपने खिलाफ दर्ज गंभीर आपराधिक मामलों की जानकारी दी है। ये गौर करने की बात है कि दागियों के संरक्षण में राजनीतिक दलों में एकजुटता है। 2003 में वाजपेयी सरकार ने उम्मीदवारों की आपराधिक पृष्ठभूमि को उजागर होने से रोक लगाने के लिए कानून लाई थी, लेकिन अदालत ने इसे रद्द किया। 2013 में कांग्रेस आपराधिक दोषी करार विधायकों को अयोग्यता से बचाने के लिए अध्यादेश लेकर आई, जिसे राहुल ने फाड़ा था। अब आधारिक तौर पर चुनाव आयोग के सामने और सार्वजनिक तौर पर उम्मीदवारों को अपनी आपराधिक रिकॉर्ड साझा करने होते हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर वर्ष 2018 में देश भर में स्पेशल कोर्ट स्थापित की गई थी। बाद में इन अदालतों को एमपी एमएलए कोर्ट के रूप में बदल दिया गया। सांसद विधायकों के खिलाफ दर्ज मुकदमों की सुनवाई इन्हीं अदालतों में होती है। इन्हीं अदालतों की निगरानी खुद सुप्रीम कोर्ट करती है। इन सभी के बावजूद तमाम दल आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों को खड़ा करती है और जीतने के बाद उन्हें मंत्री भी बनाती है। ऐसे में साफ तौर पर कानून और लोकतंत्र दोनों को ठेंगा दिखाया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन न्यूज। तो एडीआर की रिपोर्ट क्या बताती है और उस रिपोर्ट पर किस तरह से सवाल कहीं ना कहीं राजनीतिक दलों पर खड़े होते हैं, ये समझने की हम कोशिश करेंगे, क्योंकि सवाल यहाँ पर सभी राजनीतिक दलों पर खड़े होते हैं। और एडीआर की रिपोर्ट अक्सर ही बताती है कि कितने फीसदी जो आपराधिक मामले दर्ज हैं और ऐसे नेताओं को टिकट भी दिया गया, चुनाव जितवाया गया और साथ ही साथ उनको कैबिनेट में भी जगह दी गई है। इस विषय पर तफसील से चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ रोहित नायक जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत है आपका। योगेश गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। योगेश जी, इस खास कार्यक्रम की शुरुआत आपके साथ ही करते हैं, क्योंकि मोहन यादव कैबिनेट में 39% मंत्रियों को आपराधिक मामले इनके ऊपर दर्ज है और उनको मंत्री बनाया गया। ऐसे में सवाल इस बात को लेकर है कि एक तरफ तो आप लोग ये कहते हैं कि नहीं जी देखिए, हम तो साफ सुथरी छवि के साथ आगे बढ़ रहे हैं, चाल चरित्र चेहरे की बात की जाती है। ये लगता है यहाँ पर कि ये सही है, एक तरफ बातें ये लेकिन काम कुछ और ही हो रहा है। देखिए नेहा जी, डॉक्टर मोहन यादव जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, वो उच्च शिक्षित व्यक्ति हैं, पीएचडी होल्डर हैं और उनके मंत्रिमंडल में लगभग
80% लोग ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट हैं, तो उन्होंने एक संतुलित मंत्रिमंडल बनाया है। रही बात मैं आपराधिक मामले दर्ज, मैं ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट की बात ही नहीं कर रही सर, मैं तो आपराधिक मामले दर्ज है ऐसे नेताओं की बात कर रही हूँ। तो उनका जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है कितना है उससे मुझे मतलब नहीं है। मैं तो ये कह रही हूँ कि जो आपराधिक मामले दर्ज है ऐसे नेताओं को अगर टिकट दिया जाता है फिर मंत्री बना दिया जाता है, तो इससे क्या हम निष्कर्ष निकाले, क्या संदेश देने की कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी? देखिए नेहा जी, 70 साल पुराने संविधान के जो कानून थे उनको बदलने का जो काम हमारे यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने शुरू किया है। कल ही 3 अध्यादेश जो पुराने 70 साल पुराने कानून थे उनमें संशोधन किया गया, जहाँ बदलाव की जरूरत थी वहाँ बदलाव किया गया है, ताकि इस प्रकार के जो आपराधिक मामले वाले छवि वाले व्यक्ति हैं वो राजनीति में आने से रोके जाए। इसके लिए उच्चतम न्यायालय ने भी दिशा निर्देश जारी किए हैं। मैं ये मानता हूँ नेहा जी कि दोनों दलों में ये सब कुछ ठीक है सर, सब कुछ ठीक है, लेकिन उस पर अमल कितना किया जा रहा है सर, वो एक बड़ा सवाल है ना। मैं उसी का जवाब दे रहा हूँ, आप मुझे जवाब दे। हाँ। तो मैं ये मानता हूँ नेहा जी कि इसमें माननीय चुनाव आयोग को एक कड़ी आचार संहिता बनाना चाहिए, उस पर माननीय उच्चतम न्यायालय की मोहर लगना चाहिए। रही बात संसद से कानून बनाने की, तो उस पर काम चल रहा है। हमारे गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी पूरे जोर शोर से लगे हुए हैं और शीघ्र ही नई लोकसभा में इस प्रकार का कानून आपको देखने को मिलेगा और आपराधिक छवि वाले जो प्रत्याशी है उनको मुझे तो ये बताइए, कानून की बात अलग है, कानून बनाएंगे अच्छी बात है, सभी को उसको मानना पड़ेगा, लेकिन जरूरी है कि कानून बना के ही आप मानेंगे? अगर आप चार चरित्र और चेहरे की बात करते हैं तो कानून की बात कहाँ से आ गई सर? उसको तो मानिए ना, अगर हम सही होंगे तो दुनिया सही होगी, जगत सही होगा। अभी आप ही की रिपोर्टिंग में अभी ये शो किया गया है कि बीजेपी के 39% और कांग्रेस के 65% प्रत्याशियों के ऊपर आपराधिक छवि के मामले हैं। मैं ये मानता हूँ जो हमारे 39% प्रत्याशी हैं उनमें अधिकतर राजनीति से प्रेरित मामले हैं, उसमें बहुत गंभीर अपराध वाले ऐसे प्रत्याशियों को टिकट देने से माननीय मोदी जी और 39% मंत्री बनाए गए हैं सर, 39% मंत्री बनाए गए हैं। उस चीज को आपको ध्यान से सुनना होगा कि क्या बोला गया था रिपोर्ट में ये बोला गया था कि 39% मंत्री बनाए गए हैं, यानी कि एक तो आपराधिक रिकॉर्ड नहीं, एक तो आपराधिक रिकॉर्ड, ऊपर से उनको तोहफा दिया गया, ये बोला गया था। अब मैं सीधा रुख कर लेती हूँ कांग्रेस के प्रवक्ता का। रोहित जी, कांग्रेस पीछे है क्या इसमें? कांग्रेस भी पीछे नहीं है सर। 230 उम्मीदवारों में से 121 यानी कि 53% ने अपने हलफनामे में आपराधिक मामले दर्ज होने का जिक्र किया था। तो क्यों सर इतना तोहफा दिया जा रहा है और क्यों इतनी मेहरबान है कांग्रेस पार्टी? मेहरबान तो नहीं है नेहा जी। जो आपराधिक प्रकरण आप जिनका संदर्भ यहाँ पर कह रहे हैं, हाँ। और जो 39% जो मंत्री बनाए गए हैं और जो भी प्रत्याशी कांग्रेस की तरफ से खड़े हुए हैं, उन पर जो आपराधिक प्रकरण हैं उनकी समीक्षा भी होनी चाहिए इस बहस में कि किस तरह के आपराधिक प्रकरण हैं। क्योंकि राजनीतिक जीवन में जिस तरह की यात्रा एक राजनीतिक व्यक्ति पूरी करता है, अगर वो छात्र राजनीति में है, युवा राजनीति में है तो सड़क की राजनीति संघर्ष करता है, और विपक्षी राजनीति में तो हम 20 साल से हैं तो हम मान लीजिए अगले 5 साल और रहेंगे। तो जब सड़क पे व्यक्ति उतरता है तो प्रशासनिक और न्यायिक चाबुक तो उस पर पड़ता ही है, और कई प्रकरण ऐसे भी होते हैं जो इन आंदोलनों के तहत दर्ज होते हैं। तो उन आंदोलनों की समीक्षा और उन प्रकरणों की भी समीक्षा होनी चाहिए। यदि बहुत गंभीर आरोप है, आपने बताया कांग्रेस के भी कुछ प्रत्याशी हैं जिनने ये हलफनामे में डाला कि उन पर गंभीर आरोप है, और यही बात बीजेपी के भी कुछ जो प्रत्याशी थे उनके बारे में आपने कही। तो मुझे लगता है जो गंभीर आरोप जो है उन पर जरूर चर्चा होनी चाहिए कि ऐसे प्रत्याशी क्यों खड़े हुए। मुझे लगता है कि राजनीति में स्वच्छता की बहुत आवश्यकता है, और ये बात आपकी बिल्कुल कहाँ से शुरू होगी स्वच्छता? ये स्वच्छता की बात कहाँ से शुरू होगी सर, और ये महज बात तक ही रह जाएगी या इस पे अमल भी किया जाएगा? देखिए, मैं अपनी बात रख सकता हूँ, ये पार्टी तक बात पहुंचा सकता हूँ। अगर राहुल गांधी जी इस तरह की बात पर अमल करते होते और यदि उनका साथ इस तरह के अध्यादेशों पे होता, जैसा अभी इनने एक गाथा गाई है अभी बीजेपी की प्रवक्ता ने कि भाई गृह मंत्री जी ने इतने कानून बदल दिए, इतने अध्यादेश बदल दिए। अरे भाई, अपना खुद का कर्म बदलते और अपनी खुद की बात बदलते और इस बात पर अमल करते कि ऐसे लोगों को टिकट नहीं देना। इतनी सी बात थी, आपने जो पूछा था। मुझे लगता है अगर राहुल जी ऐसा समर्थन करते होते तो वो पहली बार ये अध्यादेश फाड़ते नहीं, जिस पर बहुत चर्चा हुई और बहुत मजाक भी उड़ाया गया कि प्रधानमंत्री तो रोबोट हैं और राहुल जी ने ये फाड़ दिया। लेकिन जब भी सत्ता चलती है और जो लोग वहां पर बैठे होते हैं, काबिज होते हैं,
तो उनकी समीक्षा भी किसी को करनी चाहिए। मुझे लगता है राहुल जी ने कुछ ना होते हुए भी उस समय बहुत बड़ी समीक्षा की थी, वरना अभी आधे से ज्यादा विधानसभा में और आधे से ज्यादा लोकसभा में वैसे भी अभी बहुत बड़ी तादाद में। मुझे तो चिंता इस बात की भी रहती है नेहा जी कि जब सत्ता में आते हैं तब तक तो प्रकरण है कि नहीं इसका कोई मतलब ज्यादा नहीं रहता, लेकिन आने के बाद जरूर एकदम से जो है बाहुबल छा जाता है और बाहुबल की प्रबलता हो जाती है। और कई लोगों पर तो प्रकरण सत्ता में आने के बाद लोगों के लिए कानून बनाने की बात अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की जा रही है। आप भी सत्ता में रहे, आपने क्या किया? और अब भी अगर आपराधिक रिकॉर्ड वाले नेताओं को टिकट दी जाती है, उनको सराहा जाता है, उन्हें सराखों पर बिठाया जाता है, टिकट देकर चुनाव जितवाया जाता है, तो इसे क्या कहें? अब सवाल इस बात को लेकर भी इसका भी जवाब दीजिएगा। क्या आपको यही लगता है? नहीं दिया। हमने सबसे बड़ी चीज ये करी कि हमने कभी इस तरह के अगर कानून बदलना ही है, गृह मंत्री जी का स्वागत है उनने कानून बदले, तो वो इस तरह का कानून भी बदल देते। किसानों पर कानून बना रहे हैं, महिलाओं पर कानून बना रहे हैं, महंगाई पर कानून बना रहे हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे कानून बना रहे, दुनिया भर की चीजों पर आप ये बात कर रहे हैं कि कौन देश में रहेगा, कौन नहीं रहेगा, कौन आ सकता है, कौन नहीं आ सकता, किसको वीजा मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा। तो आप ये भी बना सकते हैं कि जो देश में रह रहा है वो कैसे रहेगा, उस पर जो प्रकरण है वो कैसे कम होंगे या किस तरीके से न्याय सिद्ध होगा। मेरे को ये लगता है कि प्रकरण की गंभीरता तब ज्यादा बढ़ जाती है जब प्रकरण सिद्ध हो जाए। अगर किसी पर कोई अपराध का मामला दर्ज है और वो सिद्ध हो जाए तो इतने ज्यादा पेंडिंग मैटर्स हैं, इस पर कोई चर्चा क्यों नहीं है? सुप्रीम कोर्ट चिल्ला कर बोल रहा है हमारे पास 5 करोड़ प्रकरण पेंडिंग है, हमारी मदद की जाए, हमारे कोर्ट्स बढ़ाए जाए, हमारे लिए भर्तियां लाई जाएं, लेकिन भर्तियां तो आ नहीं रही हैं, तो कहां से प्रकरण कम होंगे? योगेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं? योगेश जी जल्दी से। ठीक है, देखिए नेहा जी, आपने काफी लंबा समय दिया है मेरे साथी प्रवक्ता को। मैं उम्मीद करता हूँ आप बीच में नहीं टूटे। पूरा गांधी परिवार जो स्वयं भ्रष्टाचार से परावोर है, ईडी-आईटी की जांच उनके परिवार के ऊपर चल रही है और ये राहुल पुराण इन्होंने अभी पढ़ा है। भूल गए 4 दिन पहले की बात है, धीरज साहू कौन है? एटीएम मतलब नोट गिनने की मशीनें टूट गई, इतना भारी खजाना निकला भ्रष्टाचार से उनके घर से, और उस आदमी को इन्होंने एक बार नहीं 5 बार सांसद बनाया। आजादी का अमृत महोत्सव चल रहा है, 75 साल हो चुके हैं, उसमें लगभग 7 शासन रहा। क्या किया कांग्रेस ने? हमारे माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी लगातार देश के संविधान में संशोधन करते हुए रोज जहाँ कानून बदलने की जरूरत हो रही है वह कानून बदलने चाह रहे हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से मेरा देखिए, आप अगर ये कहेंगे कि उन्होंने क्या किया तो वो अपने करने की सजा भुगत रहे हैं, सत्ता से बाहर है। नहीं योगेश जी सुनिए, अगर आप ये कहते हैं कि देखिए उन्होंने क्या किया तो उनके पद चिन्हों पर चलना है तो वो अलग चीज है। अगर आप राजनीति में शुचिता की बात करते हैं, चाल चरित्र चेहरे की बात करते हैं, तो उनका हवाला देना छोड़ दीजिए, आप क्या कर रहे हैं उसकी बात करिए। जी देखिए, जहां एक तरफ हमने उच्च शिक्षा प्राप्त डॉक्टर मोहन यादव जैसे मुख्यमंत्री बनाए, वहीं दूसरी तरफ राजस्थान में अशोक गहलोत की लाल डायरी, भूपेश बघेल का महादेव है, 508 करोड़ का भ्रष्टाचार। फिर वही बात कर रहे हैं आप। तो सिरे से भ्रष्टाचार, ये लोग भ्रष्टाचार पे काम करना ही नहीं चाहते, आपराधिक मामलों पे ये लोग काम करना ही नहीं चाहते। हम नेक नियत से काम कर भी रहे हैं और धीरे धीरे उसमें संशोधन करते हुए सुधार की ओर निरंतर अग्रसर है। मैं ये मानता हूँ माननीय उच्चतम न्यायालय के दिशा निर्देश के बावजूद माननीय गृह मंत्री इस पर संज्ञान ले चुके हैं और आगामी 2028 और 29 के विधानसभा और लोकसभा चुनावों में हमको 2014 से आपकी सरकार है केंद्र में, 2014 से आपकी सरकार है सर, आपको लिस्ट मिलेगी और किस प्रकार के आपराधिक मामले वाले व्यक्ति ऐसे नहीं ना, जितना आप कहना चाहेंगे उतना नहीं कहेंगे ना सर, हमारी भी सुनिए ना। 2014 से आपकी सरकार है, आपने धारा 370 को निरस्त किया, आपको करना था आपने कर दिया। आपने बहुत सारे ऐसे काम किया जो आपने चुटकियों में कर लिया, लेकिन जब बात आपराधिक कानूनों नेताओं को लेकर होती है, नेताओं के खिलाफ होती है, तो उसमें आप चुप्पी साध लेते हैं। क्यों? क्योंकि उस दलदल में तो सर आप भी है ना, वहां पर आप नहीं उठेंगे। अब सवाल इस बात को लेकर है, जब मैं बात करूंगी 2013 की, ये भी कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने देखिए उसको फाड़ दिया था उस अध्यादेश को, उसका जिक्र होगा और साथ ही साथ ये भी जिक्र होगा कि आखिर ये कानून बनाना कितना जरूरी है और अभी तक सरकारों ने इस पर आगे बढ़ने की जहमत। दरअसल बात आज हो रही है बहुत महत्वपूर्ण विषय पर, और ये बात इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि
एडीआर की रिपोर्ट ये बताती है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस कोई भी दूध की धुली नहीं है। सभी ने दागी नेताओं को टिकट दिया। कुछ नेता जो जीत के आए उन्हें मंत्री बनाकर एक तोहफा भी दिया गया है। लेकिन अब जब कानून बनाने की बात आती है तो कानून बनाने में कोई भी पार्टी आगे नहीं है। अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी क्योंकि सत्ता में है, सवाल तो सबसे ज्यादा उन्हीं से पूछा जाएगा। देखिए, ये तो कह रहे 2013 में कांग्रेस आपराधिक दोषी करार जो विधायकों को अयोग्यता से बचाने के लिए अध्यादेश लेकर आई थी। कह रहे राहुल गांधी ने उसको फाड़ दिया था और उसका विरोध किया था योगेश जी। लेकिन अगर आप लेकर आएंगे सर, आप तो बहुमत से हैं, आसानी से पास करा लेंगे, फिर क्यों नहीं लेके आते? देखिए, हम निरंतर इस काम पर अग्रसर हैं। कल ही 3 अध्यादेश में पढ़कर बताता हूँ आपको। क्या दिखा रहे हैं? कौन सा डॉक्यूमेंट दिखा रहे हैं सर? थोड़ा सा बताइए इसके बारे में। आईपीसी की धारा 1860, 1898 और 1872 के तहत नागरिक सुरक्षा संहिता, साक्ष्य अधिनियम और न्याय संहिता, इन्हीं के मुख्य बिंदुओं में ये तो पूरी तरह संशोधित कर दी गई। इन्हीं में जो बिंदु शामिल है, जिसमें आचार संहिता भी शामिल होती है, चुनाव आचार संहिता, उस पर लगातार काम किया जा रहा है। और माननीय गृह मंत्री और माननीय प्रधानमंत्री जी निश्चित रूप से आगामी 2028 और 29 के लोकसभा चुनाव के पूर्व एक आदर्श आचार संहिता का देश को एक तोहफा देंगे, जिसमें स्वच्छ छवि वाले प्रत्याशी और स्वच्छ छवि वाले राजनीतिक नेता देश की जनता को, प्रदेश की जनता को मिल सके। इस पर लगातार काम चल रहा है। देखिए, 70 साल पुरानी गंदगी को साफ करने में नेहा जी थोड़ा समय तो लगेगा, और वो लिया भी जा रहा है, उस पर काम चल रहा है। ऐसा नहीं कि हम काम नहीं कर रहे, हम कहने से ज्यादा काम करके दिखा भी रहे हैं देश और प्रदेश की जनता को। यही कारण है लगातार जनता का आशीर्वाद और जनादेश भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। लेकिन 2003 में वाजपेयी सरकार ने उम्मीदवारों की आपराधिक पृष्ठभूमि को उजागर होने से रोक लगाने के लिए कानून लेकर आई थी। आप कहते हैं अब नहीं, हम तो जी ये कहेंगे कि अब कोई कानून बने। यहाँ तो अगर उजागर हो रहा है उसके लिए भी आप कानून लेकर आए थे। तो बीजेपी की लाइन लेंथ क्या है सर? ये तो स्पष्ट करना होगा ना। बचाना है, उजागर करना है, क्या करना है, ये तो स्पष्ट होना चाहिए ना सर। बीजेपी की जो टैग लाइन है वो स्वच्छ भारत, स्वच्छ राजनीति, मतलब कानून लाने के बाद ही अपने अंदर सुधार किया जाएगा। गरीबों का उत्थान, महिला माताओं की सुरक्षा, ये बीजेपी की टैगलाइन। ठीक है, तो हम निरंतर इस पर काम कर भी रहे हैं। और नेहा जी, आंकड़ों में जो 70 साल से चले आ रहे आंकड़े, उनमें भारी सुधार भी देखने को मिल रहा है। नहीं, 70 साल में तो क्या हुआ सर? किसने क्या किया, कौन कहाँ पर है सर, ये भी आपको समझना होगा। कांग्रेस की क्या स्थिति थी और आज के कांग्रेस की स्थिति क्या है, ये भी कांग्रेस को समझना होगा। लेकिन 2013 का जिक्र जब आप करते हैं रोहित जी, तो उसमें कांग्रेस आपराधिक दोषी करार व्यक्तियों को अयोग्यता से बचाने के लिए अध्यादेश लेकर आई थी। राहुल गांधी ने भले ही उसको फाड़ा हो, लेकिन उद्देश्य क्या था, मंशा क्या थी, वो किसी से छिपी है क्या? अध्यादेश पारित हुआ कि नहीं, इस पे बात करें तो ज्यादा बेहतर होगा। अध्यादेश पारित हुआ या नहीं, ये मंशा क्या थी, उस पे बात ना करें। अगर ये कहते हैं कि ये कोई भी काला कानून, चाहे किसानों से संबंधित काला कानून हो या कोई भी कानून अध्यादेश के माध्यम से ला सकते हैं, कोई भी कानून में संशोधन कर सकते हैं, तो फिर ये जब ये बात कहते हैं तो ये तथ्यात्मक रूप से कहां तक सिद्ध होती है कि इनको ये जो कह रहे हैं 70 साल की गंदगी साफ करने की, किस गंदगी को ये रिफर कर रहे हैं? क्या ये जम्मू एंड कश्मीर को गंदगी मान रहे हैं? क्या मणिपुर को गंदगी मान रहे हैं? राम जन्मभूमि को गंदगी मान रहे हैं? क्या किस बात को, ये जो मथुरा में चल रहा है उस बात को गंदगी मान रहे हैं? इनका रोल मॉडल केवल एक ही है कि जो इनने, इस पार्टी ने जो 70 साल 80 साल पहले सोचा था, इनको केवल वो अर्जित करना है। आज के समय में जो समाज जहां पर जा रहा है, जहां पर जो समाज में बदलाव है, जिस तरह की चीजें एक्सेप्टेबल है, नहीं एक्सेप्टेबल है, उन चीजों से इनको कोई लेना देना नहीं है। इनके 3-4 मुद्दे थे, मुसलमानों से इनको घृणा है तो इनने उस पर काम किया। इनको पता था कि राम जन्मभूमि पे काम करना है तो इनने उस पर जैसे तैसे जो भी हुआ समन्वय बना के काम किया। इनको लगता था जम्मू कश्मीर को लेना है तो जैसे तैसे इनने, भले ही वहां पे आज बोलने की स्वच्छंदता ना हो, लेकिन वहां पर कैद करके लोगों को जम्मू कश्मीर को आजाद कर दिया। नहीं, अच्छा, ठीक है, उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया वो सभी के सामने है सर। रोहित जी, अच्छा मुझे ये बताइए, अगर आप ये कहते देखिए अध्यादेश तो पारित नहीं हुआ, लेकिन राहुल गांधी ने उसको फाड़ दिया, सुन लीजिए, लेकिन सवाल इस बात को लेकर भी है ना सर कि कांग्रेस अगर ये चाहती है कि नहीं हमें पाक साफ रहना है, हमें दागी उम्मीदवारों को टिकट नहीं देना है, तो मैं तो मध्य प्रदेश में 230 उम्मीदवारों को जो टिकट दी गई उसके जिक्र कर रही हूँ सर। यहाँ पे तो 121 यानी कि मैंने अध्यादेश पे जवाब दिया, नहीं यानी कि 53%। कोई अध्यादेश पारित हो रहा है आज देश में,
तो क्या उस पर बहस भी हो पा रही है? आज की तारीख में जिस तरह की स्थितियां हैं उन स्थितियों में हमें स्कूलों में सिखाया जाता था झूठ मत बोलो, गलत मत करो, अगर झूठ बोला गलत किया तो स्कूल से सस्पेंशन मिलता था। आज संसद में जहां पर देश के चयनित और पूरे लोकतंत्र के जो प्रहरी हैं, जो उनको बिठाल के जनता भेज रही है, वो जब सत्य बोल रहे हैं उनसे प्रश्न किया जा रहा है तो उनको सत्य बोलने के लिए सस्पेंड किया जा रहा है। तो गंगा उल्टी बह रही है और जब बह रही है तो उसमें इनसे सवाल ये पूछा जा रहा है कि ये अध्यादेश ले आए ना, ये अगर नोटबंदी कर सकते हैं, नोट का रंग बदल सकते हैं, नोट का डिनोमिनेशन बदल सकते हैं, भले ही उसको सिद्ध ना कर पाए कि कितना काला धन वापस आया, कहाँ गया, लेकिन उसके बाद भी जब ये अपने डिसीजन को इस तरीके से जस्टिफाई करके जनता के बीच बने हुए हैं तो ये इस बात को स्वीकारे ना कि ये इस तरह का कोई नकेल कसना नहीं चाहते। कसते हम तो बैठे ही हैं, आप तो 70 सालों में क्या हुआ, हम तो बैठे हैं, कहाँ कितनी नकेल कसी सर, वो भी सभी के सामने है। आप लोगों की तरफ से कितनी टिकटें दी जा रही है दागी उम्मीदवारों को, वो भी आंकड़ा एटीआर की रिपोर्ट में स्पष्ट हो गया है सर। लेकिन नहीं, एक दूसरे पे आरोप लगाने से नहीं होगा ना सर। बात पे भी बात करिए। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल निष्पक्ष चर्चा कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि दागी लोगों को टिकट नहीं देना चाहिए, लेकिन मैंने ये बात भी कही, ये शुरुआत कांग्रेस कैसे करेगी, कैसे करेगी कांग्रेस? भाई हम विपक्ष में बैठे, हम क्या करने लगे? हमारी तो सच बात विपक्ष में बैठ के दागियों को टिकट देंगे क्या? नहीं सुनी जा रही है। आप दागी कह रही हैं नेहा जी, उस प्रकरण पे भी तो बात करिए कि कौन सी धाराएं, बताइए कौन कौन सी धाराएं, मैं बताता हूँ आपको कौन कौन। भाई गंभीर प्रकरणों पे जो व्यक्ति जिन पे प्रकरण चल रहे हैं वो निश्चित तौर पर उनको टिकट नहीं देना चाहिए था, लेकिन क्या न्याय हुआ है, सिद्ध हुआ है प्रकरण? महिलाओं के विषय में अगर आज मैं बात करूं तो एक समय ऐसा था जब दिल्ली हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही कि जो यही तो दिक्कत है ना, आप लोग सुनते नहीं है रोहित जी। मैं आपको बता रही हूँ ना, 230 उम्मीदवारों में से 121 यानी कि 53% ने अपने हलफनामे में आपराधिक मामले दर्ज होने का जिक्र किया, ठीक है। वहीं 61 यानी कि 27% सुन लीजिए ना सर, थोड़ा सा धैर्य रखिए ना रोहित जी, एक सेकंड रुकिए। आप फिर वो डेटा 27 हलफनामे में झूठ लिख दिया क्या? सुनिए ना, जो आप लोगों के झूठ क्यों होंगे? आप लोगों के वही चीज है ना, आप सुनते नहीं। मैं बता रही हूँ, रुकिए ना, आपको नहीं पता ना, मैं बता रही हूँ ना। जो आप लोगों के उम्मीदवारों ने लिखा, वो लिखा कि 61 ऐसे उम्मीदवार थे जिन्होंने गंभीर आपराधिक मामले दर्ज होने की बात को माना है। ये कांग्रेस का आंकड़ा बता रही हूँ सर, यानी कि 27%। मैं यही तो कह रहा हूँ, लेकिन आप पूरे आंकड़े को लेकर बैठे हैं कि आप भाई सारे लोग दागी हैं। नहीं, मैंने ऐसा नहीं बोला। 420 का प्रकरण, चेक बाउंस का प्रकरण भी होता है, एक्सीडेंटल प्रकरण भी होते हैं, तो वो गंभीर मामलों में नहीं आता है, वो गंभीर मामलों की बात कर ही नहीं रहा हूँ ना। मैंने अभी बोला गंभीर मामलों पे नहीं देना चाहिए। प्रदर्शन करते हैं हम तो राजनीतिक लोग हैं। एक सेकंड नेहा जी, क्या ये बोल पा रहे हैं जैसे मैं बोल पा रहा हूँ जिम्मेदारी से, गंभीर मामले जिन पर उनको टिकट नहीं देना चाहिए था, कि ये बोल पा रहे मंत्री क्यों बनाए? बोलना और उस पर अमल करना दोनों अलग चीजें हैं ना सर। अमल मैं नहीं कर सकता हूं, मैं केवल अपना व्यू पॉइंट बता सकता हूं। मुझे लगता है कि ऐसा करना गलत है। तो कांग्रेस पार्टी गलत कर रही है जी, कांग्रेस बोल सकते हैं बीजेपी गलत कर रही है। नहीं, आप कांग्रेस को गलत कर रही है, मैं बोल रहा हूं ना गलत कर रही है। गंभीर प्रकरण जिन पर है उनको नहीं देना चाहिए। मतलब कांग्रेस अपने करने की सजा भुगत रही है, आप ये मान रहे हैं? वो तो आपने पहले जजमेंट ले लिया था और आपने पहले बोल दिया कि हम तो 70 साल जो करते हैं उसी कारण विपक्ष में। तो आप तो बेहतर जानती हैं हम विपक्ष में क्यों हैं। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया। मेरे पास वक्त की कमी है, बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। मुद्दा में फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।